मित्रों, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पार्ट 2 हमने अपलोड किया था। टेस्ट पेपर और स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग उसी की आंसर की आज आपके बीच में लेकर उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्टडी मटेरियल को पूरा पढ़ लिया होगा। तो वही रूटीन के काम बार बार करने में, मुझे जब लेक्चर्स बनाने में मज़ा आता है तो आपको भी लाइक करने में मज़ा आना ही चाहिए। दोनों तरफ से बराबर मेहनत चलनी चाहिए। एक लाइक ज़रूर कर दें आप लोग प्लीज़, आपसे विनती। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। और प्रश्न संख्या 1 कहता है, ट्रेनिंग में चेंजिंग डायरेक्शन किस मोटर एबिलिटी का उदाहरण है। देखिए, सबसे पहले चूंकि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की यूनिट जो होती है बड़ी कंफ्यूजिंग यूनिट होती है, इसके अंदर से प्रश्न सीधे नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। तो वही बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोटर एबिलिटी कितनी होती है। मोटर एबिलिटी 5 होती हैं: स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो जब हमने 5 मोटर एबिलिटी पढ़ ली है तो इन 5 मोटर एबिलिटी में कहीं पर मोबिलिटी या एजिलिटी का नाम आया क्या? नहीं आया। इसलिए ऐसे प्रश्नों में मुझे पक्का पता है कि बहुत से लोग इसका सही उत्तर मोबिलिटी देकर आएंगे, लेकिन भैया प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है ट्रेनिंग में चेंजिंग डायरेक्शन किस मोटर एबिलिटी का उदाहरण है, और मोटर एबिलिटी संख्या में 5 होती है: स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव या कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। तो इसका मतलब कि इन पांचों में मोबिलिटी और एजिलिटी का कहीं नाम ही नहीं आया। तो ब और स को इसमें से अलग निकाल दीजिए और बचते कौन से हैं? स्पीड और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। अब चेंजिंग डायरेक्शन के अंदर क्या किया जाता है? चेंजिंग डायरेक्शन के अंदर आपको सडन स्टॉप, सडन एक्सीलरेट और सडन चेंज करना होता है। यह सारा काम किसकी वजह से संभव हो पाता है? यह सारा काम कोऑर्डिनेशन की वजह से संभव हो पाता है, जिसके अंदर कपलिंग, बैलेंस, रिदम, ये सारी एबिलिटी आ जाती है। तो इसका सही उत्तर है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। चूंकि बहुत से लोग ये समझेंगे कि मोबिलिटी, लेकिन मैं मानता हूं यह क्रिया मोबिलिटी कहलाती है। चेंजिंग डायरेक्शन की क्रिया मोबिलिटी कहलाती है। चेंजिंग डायरेक्शन बहुत क्विकनेस के साथ करना एजिलिटी कहलाती है। अगर क्रियाओं का नाम आता तो क्रिया का उत्तर होता मोबिलिटी या एजिलिटी। लेकिन यहां भैया इसने स्पष्ट शब्दों में पूछा है कि किस मोटर एबिलिटी का उदाहरण है। तो मोटर एबिलिटी संख्या में 5 ही हैं और उन 5 को हम लोग स्पष्ट तौर पर बात कर लेते हैं। उन 5 में कहीं मोबिलिटी और एजिलिटी का उदाहरण नहीं आता। तो सही उत्तर है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। प्रश्न संख्या 2, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वेट 50 केजी से बढ़ाकर 60 केजी कर देना और कार्यदर बढ़ाना किसका उदाहरण है। मतलब देखिए, 50 केजी से 60 केजी वेट बढ़ाया और कार्य दर भी बढ़ाई। तो देखिए, जब मैं बात करूं, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए: लोड सेट, वॉल्यूम अप, हाई इंटेंसिटी, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। तो लोड सेट का मतलब होता है अगर मैं एक ही काम को टुकड़ों में बांटकर बार बार करूं तो वो सेट कहलाता है। वॉल्यूम अप, अगर मैंने 50 से उठाकर 60 केजी किया है तो यह वॉल्यूम अप कहलाया। कार्य दर का मतलब होता है कि जिस स्पीड से मैं काम कर रहा हूं वह बढ़ाना, मतलब इंटेंसिटी हाई कर देना। तो इसका मतलब अभी तक ए, बी, सी, इसके तीनों प्रश्न के सही उत्तर आ रहे हैं, लेकिन सबसे सही उत्तर है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। हम लोग ट्रेनिंग के अंदर क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग में वेट को 50 से बढ़ाकर 60 कर रहे हैं और कार्य दर को तेज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को तेज कर रहे हैं। इसका मतलब हम किए गए काम की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं। तो इसे डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कहा जाता है। जब ट्रेनिंग के अंदर हम लोग लोड, वॉल्यूम और इंटेंसिटी एक साथ बढ़ाते हैं, इसका मतलब हमने कार्य को सरल से जटिल कर दिया, और सरल से जटिल करने को डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कहा जाता है। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाना और घटाना। तो सही उत्तर है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, अधिकतम प्रयास दर क्या कहलाती है? कंडीशनिंग, इंटेंसिटी या कहें लोड और अंतिम ऑप्टिमम। तो देखिए, कंडीशनिंग कहते हैं हम किसी काम को जब कंडीशनड कर लेते हैं, अपने अनुसार कर लेते हैं। इंटेंसिटी कहलाती है किए गए काम की दर, कितनी स्पीड से किया। लोड कहलाता है कुल किया गया काम। और अधिकतम प्रयास दर, ऑप्टिमम का मतलब होता है मैं मेरी तरफ से जितना दे सकूं, मतलब जितना मैं कर सकूं, चाहे वो इंटेंसिटी के लिए हो, चाहे लोड के लिए हो, और चाहे कंडीशनड करना हो बॉडी को, अपनी बॉडी को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना हो। मेरी तरफ से किया गया अधिकतम प्रयास दर मेरा ऑप्टिमम कहलाती है। जैसे यूसेन बोल्ट ने 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो उसने दोनों बार अपनी तरफ से ऑप्टिमम एफर्ट लगाया। अधिकतम प्रयास दर को ऑप्टिमम कहा जाता है। सही उत्तर है इसका द ऑप्टिमम। प्रश्न संख्या 4, प्रशिक्षण अनुकूलन की दृष्टि से बेहतर अडेप्टेशन परिणाम मिलते हैं तब। यह प्रश्न कह रहा है कि प्रशिक्षण अनुकूलन मतलब प्रशिक्षण को मैं अपने अनुकूल अडेप्ट करना चाहूंगा, तो अडेप्टेशन की जो प्रिंसिपल्स है वो क्या कहते हैं? मैं प्रशिक्षण को अपने अनुकूल कब कर पाऊंगा? जब
समग्र कार्य एक साथ किया जाए, कार्य टुकड़ों में बांट दिया जाए, होम्योस्टेसिस पर ध्यान लगाया जाए, या उक्त सही। तो देखिए भैया, समग्र कार्य एक साथ करना ट्रेनिंग के अंदर बेहतर नहीं होता। समस्त कार्य सदैव टूर्नामेंट के अंदर किया जाता है, ट्रेनिंग के अंदर सदैव काम को टुकड़ों में बांटकर कराया जाता है, अपनी तरफ से हाई एफर्ट, हाई इंटेंसिटी, मैक्सिमम लोड दिया जाता है, लेकिन टुकड़ों में बांटकर कराया जाता है। समग्र कार्य की अलग अलग परिस्थितियों को जब हम खिलाड़ी के लिए अलग अलग टुकड़ों में बांटकर प्रस्तुत करें, इस कंडीशन में ऐसा करना है, इस कंडीशन में ऐसा करना है, इस कंडीशन में ऐसा करना है, तब हम लोग ट्रेनिंग के अंदर बेहतर अडेप्टेशन, मतलब अपने को ट्रेनिंग के एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ब, कार्य को टुकड़ों में बांट दिया जाए। प्रश्न संख्या 5, प्रशिक्षण में फिजिकल कंपोनेंट का सीधा अंतर संबंध किससे होता है? तो देखिए, ट्रेनिंग के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल, टेक्निकल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल। यह बात कर रहा है शारीरिक घटकों की, फिजिकल कंपोनेंट की बात कर रहा है कि उसका रिलेशन किससे होता है। मतलब अगर मैं फिजिकल कंपोनेंट के ऊपर फोकस करूंगा तो मैं किस चीज को बेटर कर पाऊंगा, कार्यदर, तीव्रता, गामक कौशल या व्यायाम का प्रकार। और सीधा सीधा कार्यदर और तीव्रता के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, मैं उसका उत्तर बता दूं, गामक कौशल। देखिए, गामक कौशल का मतलब होता है मोटर स्किल। अगर मैं शारीरिक रूप से फिजिकल, अगर मैं मेरे ट्रेनिंग के अंदर फिजिकली अपने आप को बेटर कर पाता हूं, बहुत ज्यादा लोड एफर्ट दे पाता हूं, तो उससे मेरी मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। मोटर स्किल्स क्या है? स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। मतलब मैं ट्रेनिंग के अंदर कोई भी शारीरिक काम करता हूं तो उससे सीधा सीधा मेरी मोटर एबिलिटीज या मोटर योग्यताएं डेवलप होती है, और जब कोई योग्यता डेवलप होती है तो वो हमारी स्किल बन जाती है। तो इसका सही उत्तर है मोटर स्किल, मतलब गामक कौशल। सही उत्तर है स। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, फुटबॉल किक में बॉल में बल स्थानांतरण हेतु कौन सी गामक योग्यता प्राथमिक है? देखिए, इसने कहा है प्राथमिक, प्राइमरी सबसे पहले कौन सी आएगी? अब फुटबॉल किक में बॉल में बल स्थानांतरण हेतु, तो देखिए बॉल में बल तब स्थानांतरण होगा जब मेरे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ होगी। लेकिन स्ट्रेंथ के भी कुछ उप प्रकार होते हैं, जिनमें से एक उप प्रकार होता है स्टार्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। और स्टार्ट स्ट्रेंथ के अंदर कहा जाता है कि कार्य के शुरुआत में लगाया गया अधिकतम बल उच्चतम गति के साथ। और दूसरा भाग आता है स्पीड स्ट्रेंथ, मतलब कार्य के शुरुआत के अंदर जो आप बल लगाते हैं उसके अंदर स्पीड का होना बहुत जरूरी है। अगर स्पीड के साथ आप बल लगाएंगे तो आपका बल स्थानांतरण उच्चतम होगा। तो इसके अंदर प्राथमिक कारक पूछा है, मैं फुटबॉल में अगर किक लगाता हूं तो मुझे मेरे पैर को पीछे फोल्ड करना पड़ेगा, पैर को पीछे फोल्ड कर कर और मैं फिर मैक्सिमम स्पीड से उसको आगे लाऊंगा। इसका मतलब अधिकतम स्पीड से मैं आगे ला रहा हूं, तो मैं क्या जनरेट कर रहा हूं? मैं फोर्स जनरेट कर रहा हूं और फोर्स का ट्रांसफर कर रहा हूं। और स्पीड भी यही कहती है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब फुटबॉल में सबसे पहले अगर हमको किक मारनी है तो हमारे शरीर के अंदर, पैर के अंदर क्या लानी पड़ेगी? पैर को गति, स्विंग लानी पड़ेगी, जिससे कि बल अधिकतम पैदा हो और उस गति के माध्यम से बल स्थानांतरण होता है। इसका सही उत्तर है ब, गति। अगला प्रश्न, प्रशिक्षण में कौन सा सिद्धांत सबसे कम ध्यान देने योग्य होता है? ट्रेनिंग के अंदर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रिंसिपल सबसे कम ध्यान देने योग्य होता है, हमको किस पर सबसे कम ध्यान देना है? तो देखिए, ट्रेनिंग का निरंतरता, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग पहला प्रिंसिपल है। अगर आप ट्रेनिंग कंटिन्यूस नहीं करते तो आपकी ट्रेनिंग बेकार है। लोड प्रोग्रेशन, आपको डे बाय डे, सेशन बाय सेशन, वीक बाय वीक अपने लोड को प्रोग्रेस करना ही पड़ेगा। अगर आप लोड डिक्रीज कर रहे हो तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो नेगेटिव जाएगी। हाई एफर्ट, जब लोड प्रोग्रेस होगा तो अपनी तरफ से खिलाड़ी को उच्चतम प्रयास दर लगानी पड़ेगी। अगर वह अपनी तरफ से प्रयास दर नहीं लगाएगा तो ट्रेनिंग जो है वह नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, यह एक सिद्धांत है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। देखिए, कंटिन्यूटी हमको रखनी है, लोड को लीनियर या स्टेप मेथड के माध्यम से प्रोग्रेस करना है, खिलाड़ी को हाई एफर्ट लगाना है और कोच को इसके ऊपर फोकस करना है। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, इन चारों में से सबसे कम ध्यान देने योग्य बात है। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पे ध्यान तो देते हैं, लेकिन इन तीनों के मुकाबले हम उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर खिलाड़ी हाई एफर्ट लगा रहा है तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाने की जरूरत कहाँ है? हम लोड को प्रोग्रेस कर देंगे तो अपने आप ही खिलाड़ी के लिए एफर्ट में चेंजेस आएंगी। तो इन चारों में से सही उत्तर है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। इन चारों में से इस प्रश्न के संदर्भ में सबसे कम ध्यान हमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। अगला प्रश्न, ट्रेनिंग में अच्छे परिणाम हेतु होम्योस्टेसिस पर पड़ने वाला दबाव क्या कहलाता है?
होम्योस्टेसिस क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बिहेवियर। हमारा ह्यूमन टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा बीपी क्या है? 90 से 130 HG। हमारी HR क्या है? 72 प्रति मिनट। हमारी रेस्पिरेशन, हमारी ब्रीदिंग रेट क्या है? 16 से 20 प्रति मिनट। अब जब दबाव पड़ता है तो HR ऊपर जाती है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग रेट ऊपर जाती है, हमारा टेम्परेचर रेज अप होता है, साथ ही साथ हमारे बीपी भी ऊपर होता है। ये सब बॉडी के ऊपर दबाव बनाते हैं, लेकिन यह दबाव सदैव सकारात्मक परिणाम देता है। ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा HR ऊपर होगी, एफर्ट रेट उतना ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट होगी, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर अप होगा, उतना ज़्यादा बॉडी से फैट डिजॉल्व होगा। और जितना ज़्यादा बीपी अप जाएगा, इसका मतलब आपका ब्लड जो है उतना ही ज़्यादा डाइल्यूट हो रहा है, तनु हो रहा है। तो ये सब जब होता है तो हमारी ट्रेनिंग में कैसा परिणाम आता है? सकारात्मक परिणाम आता है। इसका मतलब होम्योस्टेसिस पर दबाव पड़ना चाहिए ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपके होम्योस्टेसिस पर दबाव नहीं पड़ रहा है ट्रेनिंग के दौरान, तो आपकी ट्रेनिंग सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक ट्रेनिंग है। और नकारात्मक ट्रेनिंग कोई नहीं लेना चाहता, तो इसका सही उत्तर है सकारात्मक। मतलब होम्योस्टेसिस पर अगर दबाव पड़ रहा है तो हमको ट्रेनिंग में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगला प्रश्न, ट्रेनिंग में ओवरलोड है। देखिए, ट्रेनिंग में ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड आता है। एक ऐसी स्टेज आती है जब हम लोड के बैरियर को तोड़ नहीं पाते हैं। अगर खिलाड़ी लोड के बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा है तो यह सुपर कॉम्पनसेशन की फेज के अंदर भी चली जाती है। लेकिन यह कहा गया है कि जो खिलाड़ी लोड बैरियर को तोड़ता है वह ओवरलोड की फेज में जाता है, तो वह उसकी मांसपेशियों की कार्य क्षमता है। इसका मतलब अगर हम लोग सेशन बाई सेशन या वीक बाई वीक सेशंस के अंदर ओवरलोड का प्रिंसिपल लागू करते हैं तो हमारे मांसपेशियों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियों की लोड सहने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड ट्रेनिंग के अंदर सदैव सकारात्मक होता है। हमें डे बाय डे, सेशन बाय सेशन अपने लोड को प्रोग्रेस करना चाहिए। और एक ऐसी कंडीशन आती है जिसको ओवरलोड कहा जाता है, उस लोड बैरियर को खिलाड़ी को तोड़ना आना चाहिए। तो अगर ओवरलोड बैरियर को हमने तोड़ दिया तो ट्रेनिंग हमारी सकारात्मक है। अगला प्रश्न, एक खिलाड़ी की गामक गतिविधियां होती हैं। तो देखिए, जन्मजात, बिल्कुल जन्मजात होती है। जन्म से ही स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस ये सब डिसाइड हो जाती है। प्रशिक्षण योग्य, बिल्कुल इनको ट्रेन किया जा सकता है। कौशल, हाँ हमारी स्किल है। अगर यूसेन बोल्ट है तो उसकी जो मोटर एबिलिटी है, स्पीड सबके पास है, मेरे पास, आपके पास, यूसेन बोल्ट के पास। पर यूसेन बोल्ट ने उसकी स्किल को, अपनी इस गामक गतिविधि को स्किल बना दिया, जिससे वह वर्तमान में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और बुनियादी गतिविधि, फंडामेंटल एक्टिविटी, ये सब बिल्कुल सही है, फंडामेंटल होती हैं गामा गतिविधियां, स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, ये सब। लेकिन इन सब में से सबसे बड़ी बात क्या है? इंड्योरेंस को ट्रेनिंग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। स्पीड को ट्रेनिंग के द्वारा +5% ऊपर किया जा सकता है। और मैं बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी को, जिम्नास्ट जो होते हैं जन्म से आते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाई जा सकती है। स्ट्रेंथ को प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड के माध्यम से हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये सभी ट्रेनेबल होती हैं। ये ट्रेनेबल होती हैं, मतलब गामक गतिविधियों को हम ट्रेंड कर कर और बेटरमेंट कर सकते हैं। जन्मजात तो होती हैं, लेकिन इनको ट्रेंड कर सकते हैं हम गामक गतिविधियों को, और एक एलीट, सामान्य से एलीट खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ट्रेनेबल या ऑप्शन बी, प्रशिक्षण योग्य, क्योंकि इनको हम ट्रेनिंग में ट्रेन करते हैं। अगला प्रश्न तो खत्म हो गया। आपके साथ पता ही नहीं लगता कितना समय निकल जाता है। सारी प्लेलिस्टों को देख लीजिए, डे बाय डे वीडियोस की संख्या बढ़ती जा रही है। 0 से हमने वीडियो शुरू किए हैं। इसका मतलब जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप पेपर वाइज शुरू से नोट्स बना सकते हैं। प्रत्येक यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं, प्रत्येक प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं। 0 से हमने शुरुआत किया है, चाहे वो योग हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हो, शारीरिक शिक्षा का अर्थ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो, किन्सियोलॉजी हो, आप अपने नोट्स भी इसके माध्यम से बना सकते हैं। जो लोग लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हैं वह लाइव प्रश्नोत्तर के लिए ज्वाइन बटन जरूर दबा लें, और बाकी के वीडियोज इन प्लेलिस्टों में आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका भरत सिंह गुर्जर फिर से मिलता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।